नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग परीक्षाओं के लिए, विशेष रूप से जो है एसएससी को फोकस करते हुए कि किस प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं या कैसे पहुँच है ना प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि अगर एसएससी का लेवल अगर हम लोगों ने अचीव कर लिया, उन प्रश्नों को हमने हल करने का प्रयास किया, तो हम एसएससी के अलावा है ना, चाहे वो सीईटी की परीक्षा रही हो या जो है रीट का एग्ज़ाम हो, एलडीसी का हो, या कहीं पर भी किसी भी परीक्षा की हम लोग बात करें, तो वो सारे के सारे प्रश्न जो हम लोग हल करने की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए सर, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सर किसमें कितना है दम, कौन कौन जो है विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल कर पा रहा है। हमारा पहला जो प्रश्न है, 10 किलोग्राम के एक तरबूज में पानी की मात्रा 90% है, यानी कि पानी जो है वो 90% है। तरबूज की बात कर रहा है, वाटरमेलन की बात कर रहा है, और 10 किलोग्राम का तरबूज है, उसका वेट है, ठीक है, और 90% जो है उसके अंदर पानी कंटेन हो रहा है। कुछ दिनों के बाद इसके सूखने पर, यानी पड़ा है, पानी का वाष्पीकरण हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, और कुछ दिनों के बाद सूखने पर पानी की मात्रा 70% रह जाती है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि बताओ कितना पानी वाष्पीकृत हुआ, यानी पानी कितना भाप बन करके उड़ता है, उसके बारे में हमारा प्रश्न कहना चाह रहा है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपके दिमाग में आया। विशेष रूप से जो हम लोग बात करने वाले हैं सर, कुछ मिश्रण की स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो रही है। हम लोगों ने इसके पहले भी प्रतिशत का प्रश्न मिश्रण के लिए किया था, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को बदल करके हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि भाई आपको देखना होगा कि जो दो कंपोनेंट है, दो घटक हैं तरबूज के अंदर, वो कौन कौन से हैं, कितनी कितनी मात्रा में है। आप सबसे पहले प्रतिशत के आधार पर उसका बंटवारा कर लें। देखिए किस प्रकार से आप बंटवारा करने वाले हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है 10 किलोग्राम का एक तरबूज है, ठीक है ना, और उसके अंदर पानी कितना है, 90% है, यानी 90% जो है वाटर कंटेन उस तरबूज के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए मैं इसका बंटवारा करना चाहता हूं। देखिए हमारी स्थिति क्या है सर, 10 किलोग्राम, क्लियर है सर, और 10 किलोग्राम के अंदर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो प्रश्न कहता है पानी है, तब दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा हिस्सा अन्य है। देखिए पिछली बार जब हमने प्रश्न किया था तो उसके अंदर बहुत स्पष्ट रूप से शब्द हमारे होते थे, है ना, दूध है, पानी है, ठीक है, अम्ल है, पानी है, शक्कर का घोल है, शक्कर है, पानी है। लेकिन यहाँ पर दूसरा हिस्सा क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा। यानी आपको ये कह दिया कि पानी तो है, और पानी कितना है, पानी है 90% है, तो दूसरा अन्य। अन्य का मतलब क्या है, उस तरबूज के वाटरमेलन के सीड्स हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, उसका फाइबर हो सकता है, ठीक है ना, उसके छिलके हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अन्य हिस्सा आपका हुआ। तो चलिए सबसे पहला काम इसका बंटवारा करता हूं मैं। 10 किलोग्राम का 90% की बात करें तो 10 का 90% 9 हो गया, और अन्य का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो सबसे पहले हमने उसके घटकों के अंदर उसको तोड़ दिया। 10 का 90%, मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में है आपके, 10 और 90 का गुणा करते हुए 100 का भाग देते हुए 100 के 2 जीरो से 90 के पीछे का और 10 के पीछे का एक एक जीरो काट दिया। 9 और 1 का गुणा कितना हुआ, 9, और अन्य कितना हुआ, 1 हुआ। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि सूख गया, है ना, कुछ दिनों के बाद सूख गया, और क्या हो रहा है सर, पानी वाष्पीकृत हो गया, पानी भाप बन करके उड़ गया। अब मुझे बताइए, अगर पानी वाष्पीकृत होगा तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि पानी के कॉलम में आप सिंबॉलिक रूप से x लिख दें और पानी की मात्रा 70% रह जाए, तो 70% अगर पानी है तो अन्य हिस्सा आपका क्या होगा, 30% होगा। तो सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से एक डायग्राम के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दें। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आ गया होगा। 10 का बंटवारा किया 9 और 1 के रूप में। प्रश्न ने कहा कितना पानी वाष्पीकृत हुआ, तो पानी के कॉलम में माइनस का x कर दिया हम लोगों ने, और उसके बाद में पानी 70% रह जाता है, तो x के साथ में ही पानी के कॉलम में 70% लिख दिया। अब जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न डिस्कस किया था, और मैं फिर बात कर रहा हूं कि जिस कॉलम में आपका x लिखा जाता है वहां से आपका प्रश्न हल नहीं होगा सर। तो जो दूसरा कॉलम जहां पर x नहीं है वहां से प्रश्न आपका हल होगा, और ये जो 1 है वो किसके बराबर हो गया, 30% के बराबर हो गया। यानी आपका प्रश्न 30% के बराबर हो गया। और यहां से मुझे 100% की गणना करनी कि भाई अब 100% होल कितना है। तो 100% की गणना के लिए आपके दिमाग में आएगा, 1 में मुझे 30 का भाग देना है और 100 का गुणा करना है। वापस से ध्यान देना, अगर 30% है तो 30 का मुझे भाग देना होगा, और 30 का भाग देने का मतलब है 1% की वैल्यू निकल करके आती है। तो 1/30 और 100% का मतलब 100 का गुणा। तो मैं 0 से 0 काट लेता हूं, तो कितना हो गया सर, 10/3 किलोग्राम। यानी कि पहले
जो तरबूज आपके पास में था वह तरबूज 10 किलोग्राम था और अब कुछ दिनों के बाद पानी के सूखने वाष्पीकृत होने के बाद में वह तरबूज 10/3 किलोग्राम का आपके पास में बच जाता है। आपका प्रश्न कह रहा है कितना पानी वाष्पीकृत हुआ, तो जो वाष्पीकृत हुआ है भाप बन करके जो उड़ने वाला वो पानी की मात्रा है। अब आप क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करते हुए अपने प्रश्न का आंसर देने वाले हैं। तो चलिए हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ, 10 माइनस 10/3, और जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 यहाँ पर लसअप 10 और 3 का गुना हो गया 30 माइनस 10, और आपके प्रश्न का परिणाम क्या रहा 20/3। और जब मैं इसको साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न बदलूंगा, यानी 20 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 का भाग 6 बार दिया जाएगा, तो 6 सही 2/3, और ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया इतना किलो, यानी बाई वेट की बात हो रही है, 6 सही 2/3 किलोग्राम। वैसे पानी जो है लीटर मापा जाता है, लेकिन चूंकि आप तरबूज को किलो के रूप में तोल रहे हैं सर, और जब किलोग्राम के रूप में अगर आपके तरबूज तोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पानी भी किलो के रूप में ही है। तो कितना पानी वाष्पीकृत हो रहा है, वह पानी आपका 6 सही 2/3 किलोग्राम वाष्पीकृत हुआ, और आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न है आपके दिमाग के अंदर निश्चित रूप से आया होगा, और सभी कंपटीशन के लिए, अरे ये सारे के सारे जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं है ना, एसएससी की पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों की बात करते हुए, और ये एसएससी की परीक्षा में जब आया तो उसके साथ साथ में दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी ये जो है सारा इस प्रकार से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। क्लियर है सर? तो वापस से ध्यान देना कि जिस कॉलम में x नहीं है वहीं से प्रश्न हल होगा, एक 30% के बराबर होगा, एक में 30 का भाग दिया जाएगा, और 100 से गुणा करते हुए 100%, यानी अब जो पहला तोल 10 किलोग्राम था जो 100% था, अब वर्तमान का तोल 10/3 किलोग्राम है। दोनों का डिफरेंस पानी के वाष्पीकरण या पानी का भाप बन करके उड़ने वाली मात्रा को व्यक्त कर रहा है, 6 से ही 2/3 किलोग्राम। चलिए सर अगले एक प्रश्न के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में। देखिए प्रश्न को मैं पढ़ लेता हूं। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। ध्यान दीजिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 8000 जनसंख्या की बात कर रहा है, और वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करता है ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन 8000 हो गई। अब आपका प्रश्न कह रहा है यदि नगर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 6% और 11% की वृद्धि का अनुमान है, यानी ऐसा अगर हो जाता है कि पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़े और महिलाओं की संख्या अगर 11% बढ़े, तो नगर की जनसंख्या 8640 होने की बात हो रही है, कि ऐसा हो जाएगा कि भी अभी वर्तमान में 8000 जनसंख्या है, बढ़ेगी और बढ़ने के बाद में वह जनसंख्या 8640 हो जाएगी। कब, किस स्थिति के अंदर, जब पुरुषों की संख्या 6% और महिलाओं की संख्या 11% बढ़ती है, उस स्थिति में तो नगर में पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए सर हम लोग यहां पर एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर लें कि ये जो प्रश्न है इस प्रकार की लैंग्वेज है, अगर आप पढ़ोगे तो अलग अलग स्थानों के ऊपर कम से कम 4 जगह पर आपको इस प्रकार की लैंग्वेज को पढ़ना होता है, और इस प्रश्न को हम मिश्रण के नियम पर आधारित बनाते हुए हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपने देखा होगा किताबों में मिश्रण नाम से एक अलग टॉपिक है, लेकिन बेसिकली वो मिश्रण के जो प्रश्न हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के अंदर बटे हुए हैं। यानी कि ये जो हमने प्रश्न लिया ये प्रतिशत पर आधारित है, कुछ मिश्रण के प्रश्न हमारे होंगे लाभ हानि पर आधारित होंगे, कुछ हमारे मिश्रण के जो प्रश्न रहते हैं वो अनुपात पर आधारित होते हैं, कुछ मिश्रण के प्रश्न हमारे एवरेज के ऊपर आधारित होंगे। यानी अलग अलग कुछ प्रश्न जो आप देखोगे मिश्रण वाले हमारे साधारण ब्याज में भी हम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं उन लैंग्वेज के बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए जैसे मान लिया प्रतिशत में हमारा प्रश्न ये था कि वर्तमान जनसंख्या 8000, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी 8000, ठीक है ना, महिलाएं और पुरुष 6-11% बढ़ना और जनसंख्या इतनी हो गई। अगर यही प्रश्न हमारा बनाया जाता लाभ हानि के अंदर, है ना, सबका तरीका एक है, लैंग्वेज बदलने वाली है। लाभ हानि के अंदर अगर उस पार्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर यहां पर जनसंख्या 8000 के स्थान पर क्या कर देगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 8000 है, कॉस्ट प्राइस 8000 कर दिया जाएगा। उसके बाद में पुरुषों और महिलाओं के स्थान पर जब दो वस्तुओं की बात की तो आपको कहा जाएगा पहली वस्तु बेची जाएगी तो 6% का लाभ होता है, और दूसरी वस्तु को बेचने पर 11% का लाभ होता है, और पूरे सौदे में लाभ फिर 8640 नहीं देकर के आपको केवल और केवल ये 640 का आंकड़ा देगा, क्योंकि 8000 क्रय मूल्य है और 640 पूरे सौदे में लाभ होने की बात करेगा।
ठीक है। और प्रश्न कहेगा कि भाई 8 अपने 6% लाभ या 11% लाभ, जिसके बारे में भी उसका क्रय मूल्य आपसे पूछा जाएगा, तो क्रय मूल्य में भी ऐसा होगा। अगर यही प्रश्न आपका साधारण ब्याज में पूछा जाएगा तो क्या कहेगा कि एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए, ठीक है, 2 बचत योजनाओं के अंदर निवेश किए, इन्वेस्टमेंट किया। पहली बचत योजना में उसे 6% और दूसरी में उसे 11% का ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज, है ना, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। और 1 वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में वापस यही आंकड़ा देगा, 640 रुपए प्राप्त हुए। तो बताओ 6% पर उसने कितना निवेश किया या 11% पर कितना निवेश किया। तो जो मैं बात करना चाह रहा था कि भाई ये लैंग्वेज आपकी बदलने वाली है, ये तरीका आपका फिक्स रहने वाला है अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे समझते हैं, ताकि इसके बाद जो आने वाले प्रश्न अगर हमारे लाभ हानि का है, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो आपको जो है करवा रहा हूं मैं, आप है ना ये काम, तो उसके अंदर जो है हम लोग इसी वीडियो के अंदर हम लोग उस चीज को सीख लेंगे, समझ लेंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है सर, क्योंकि अगला प्रश्न जो है इसी के ऊपर हम लोग आधारित करने वाले हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज को बदलते हुए उस लैंग्वेज को लाभ हानि पर आधारित बनाने वाले हैं। तो चलिए किस प्रकार से करने वाले हैं सर, आप देखिए यहां पर 2 अलग अलग, देखिए यहां जनसंख्या एक इकाई नहीं होकर के जनसंख्या एक मिश्रण हो गया, महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का। ठीक है, अगर एक इकाई होती तो वृद्धि फिर महिला पुरुष की अलग अलग नहीं होती। ठीक है ना, तो यहां पर मेरे 2 कॉलम हो गए, एक कॉलम हमारा पुरुषों का और एक कॉलम हमारा महिलाओं के लिए हो गया। ठीक है, प्रश्न कहता है पुरुषों की संख्या 6% बढ़ती है, मैंने लिख दिया। महिलाओं की संख्या 11% बढ़ती है, ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं भूल जाऊंगा पुरुषों को, भूल जाऊंगा महिलाओं को, भूल जाऊंगा 6% वृद्धि पुरुषों में या 11% की वृद्धि महिलाओं में हो रही है। हम सबको भूलते हुए हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करेंगे। ओवरऑल ग्रोथ का मतलब क्या, हमारा प्रश्न कह रहा है कि 8,000 की जनसंख्या है और ये जनसंख्या बढ़ते हुए 8,640 होने की बात करता है। समझ गए ना बात को, यानी जनसंख्या 8,000 और बढ़ते हुए कितनी हो गई 8,640। तो ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है, कितनी जनसंख्या बढ़ी है, तो ये जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है 640 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है, 8,000 की जनसंख्या पर जो बेस है, और गुणा 100 करते हुए इसको आप प्रतिशत में बदल दें, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसा काट लेते हैं, तो 8 का भाग देने पर 8 बार, यानी कि ओवरऑल अगर ग्रोथ दिखा जाए, यानी पुरुषों का महिलाओं की ग्रोथ को हटाते हुए 8,000 पर जनसंख्या का बढ़ना और 8,640 होना, तो 640 बढ़ती है 8,000 पर, प्रतिशत में कन्वर्ट कर देते हैं, गुणा 100 करते हुए 8%, और ये 8% जो है वो आपका बीच में लिखा जाएगा। और ध्यान देना ये चूंकि मिश्रण है, और मिश्रण होने का मतलब ये है कि जो ये बीच के अंदर जो फिगर लिखा गया है, जो भी संख्या आपके द्वारा लिखी जाती है वो 6 और 11 के बीच का ही फिगर होगा, यानी 6 से छोटा या 11 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लिया सर्दियों का टाइम है, ठीक है, गर्म पानी से हम लोग स्नान करते हैं, आपके पास में 2 अलग अलग पात्र हैं, उनमें 2 अलग अलग प्रकार के पानी है, एक में ठंडा पानी है आपके पास में, मान लेते हैं 8 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी, और दूसरे के अंदर गर्म पानी है आपका 70 से 80 डिग्री वाला। और जब आप कुछ पानी पात्रों से लेकर के एक नए पात्र में पानी को भरते हैं, है ना, अलग अलग मात्राओं को लेकर के आप उसको देख सकते हैं, तो मुझे बताइए दोनों को मिलाने पर पानी का टेम्परेचर 8 से कम या 70 से ज्यादा नहीं होगा सर, है ना कहीं टेम्परेचर 8 और 70 के बीच में होगा। तो चूंकि ये भी मिश्रण के ऊपर आधार रहता है, तो इसलिए ये फिगर जो है 6 और 11 के बीच में ही होगा, 6 से कम या 11 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर आगे क्या करना, हमको तिरछा घटाते हुए मुझे अनुपात लेना है, समझ गए, तिरछा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना, क्रम का ध्यान रखना, बड़े में से छोटा घटेगा। 6 और 8 का डिफरेंस हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, और बड़े में से छोटा घटाते हुए 11 और 8 का डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो चलिए सर, ये आपका अनुपात हो गया जो कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या को व्यक्त करता है। ध्यान दीजिए, अब 3 हिस्सा किसका है भाई, तिरछा घटाते हुए लिखना तो जरूर तिरछा है, लेकिन पुरुषों के लिए अनुपात 2 नहीं है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना, हमारी गलती हो जाती है। पुरुषों के लिए हमारा अनुपात कितना है सर, पुरुषों के लिए अनुपात 3 है, और महिलाओं के लिए अनुपात कितना है, महिलाओं का हिस्सा 2 है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग दे सकते हैं। अब इसका जो आंसर है, एक चीज और है ना, अंडरलाइन कर लें कि जो भी प्रश्न हमारा हल किया जाएगा वो बेस प्राइस के ऊपर हल किया जाएगा,
बेस प्राइस का मतलब है कि जो वर्तमान मूल्य है उस वर्तमान मूल्य के लिए प्रश्न आपका हल होगा, यानी 8000 के ऊपर आपका प्रश्न हल होगा। 8640 का कोई काम नहीं है, उसका रोल पूरा हो गया, वो प्रतिशत हमने निकाल दिया था। 8000 बताइए 8000 में कौन कौन है? 8000 में पुरुष भी है, 8000 में महिलाएं भी है। 8000 में पुरुषों का 3 हिस्सा भी है, महिलाओं का 2 हिस्सा भी है, यानी 8000 3 और 2 का योग 5 के बराबर है। तो 8000 में 5 का भाग देना है और गुणा करेंगे। और गुणा क्या करना है सर? पुरुषों की संख्या, और पुरुषों के नीचे क्या चीज लिखी गई है? अंक 3 लिखा गया है, तो पुरुषों के लिए अंक 3 से आप गुणा करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। 5 का पहाड़ा लगाया, 16 पंजे 80, 16 बार लग जाएगा, डबल 0, और 16 का 3 से गुणा कितना हुआ? 4800। ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। और जब मैं देखता हूँ ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा और समझने का प्रयास किया होगा। ध्यान दीजिए वापस से, पहली चीज जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है वो कम से कम 4 से 5 टॉपिक्स के अंदर अलग अलग लैंग्वेज वाले प्रश्नों के अंदर आपका यूज आना है। नंबर 1 पहली चीज तो ये है। नंबर दूसरी चीज कैसे करना है? पुरुष महिलाओं की प्रतिशत 6 और 11 हमने लिख दिया। कुल जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की बात हमने की है, पुरुषों और महिलाओं को छोड़ते हुए 8000 से 8640, यानी 640 की जो ग्रोथ हो रही है वो प्रतिशत में कितना बनता है? 8%, वो बीच में लिख दिया। तिरछा घटाना है, ध्यान देना, बड़े में से छोटा घटाते हुए तिरछा लिखते हुए 3:2 का अनुपात प्राप्त किया। और वर्तमान जनसंख्या वर्तमान मूल्य पर ही आपका प्रश्न आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। और 8000 पुरुष और महिलाएं मिलकर के 3 और 2 5 के बराबर हुआ, और पुरुषों के लिए 3 का गुणा करेंगे और महिलाओं की बात करें तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 4800 पुरुषों की जनसंख्या हो गई। चलिए उम्मीद करता हूं कि अगला जो प्रश्न है जो कि हम लोगों ने लिया है इसी पर आधारित, ठीक है, लेकिन वहां पर लैंग्वेज बदल दी। लाभ हानि का हमने कुछ प्रश्न, जो मैंने कहा ना अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स में हो सकता है, तो इस बार प्रॉफिट लॉस के ऊपर हम लोगों ने जो है एक प्रश्न उसी प्रकार से करने का प्रयास किया है। देखिए किस प्रकार का हमारा प्रश्न है। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 12800 रुपए है, यानी क्रय मूल्य का अभिप्राय किससे है सर? कॉस्ट प्राइस से है। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ₹12,800। इसमें से एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु पर 11% लाभ पर बेचा गया। ठीक है ना, कि भाई आर्टिकल्स जो सोल्ड किए गए, सेल किए गए, है ना, 5% लॉस ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, और दूसरी चीज स्थिति क्या है? 11% प्रॉफिट ऑन सेकंड आर्टिकल है। पूरे सौदे में 512 रुपए का लाभ है, प्रॉफिट है। देयर इज अ ओवरऑल प्रॉफिट 512 रुपीज है। हमारा प्रश्न कह रहा है 11% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। चलिए सर इस प्रश्न को भी, क्योंकि देखिए यहां पर 12800 रुपए किसी एक वस्तु के लिए क्रय मूल्य नहीं है सर, ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है। इसका मतलब ये उनके मूल्यों का मिश्रण हो गया, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। समझ गए बात को? तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु की जब बात करूंगा तो पहली वस्तु के लिए देखो मिश्रण का जो अभी हमने प्रतिशत में बात की थी, ठीक ठीक वही काम मैं यहाँ पर लाभ हानि के लिए भी कर रहा हूँ। तो पहले में 5% की हानि है तो ये माइनस का 5% हो गया, दूसरे में 11% का लाभ है तो प्लस का ये 11% हो गया। तो चूंकि यहाँ पर हानि और लाभ है तो चिन्हों के साथ में आपको लिखना है, हानि को माइनस के साथ में और लाभ को प्लस के चिन्ह के साथ में आपको लिखना है। अब चलिए फिर से वही खेल खेलना है मुझे कि यहाँ पर 12800 दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य है और उनको बेचने पर ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है सर? 512 रुपए का लाभ हो रहा है। तो मुझे लाभ कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है। जैसे हमने पिछली बार 8% निकाला था तो ठीक ठीक उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, प्रॉफिट के परसेंट की बात कर रहे हैं। 512 रुपए का लाभ हुआ, किसके ऊपर हुआ सर लाभ? ये वस्तु के क्रय मूल्य पर हुआ, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 12800 है। और गुणा कितना कर दें? 100 का गुणा कर दें। तो चलिए इस कैलकुलेशन को करने का प्रयास करें। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। अब 128 के बारे में बात करेंगे, है ना। 16 और 8 का गुणा 128 होता है तो 16 से और 8 से काट सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि भाई यहाँ पर जो है सीधा ये 4 गुना हो रहा है, ठीक है, आप अलग अलग छोटे छोटे पहाड़ों को लेकर के आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। और नहीं तो पता लगा कि भाई 4 गुना है
तो मैं इसको सीधा का सीधा ऐसे 4 बार काट सकता हूँ। क्योंकि देखिए वापस से ध्यान देना, 4 का जब गुणा करूंगा तो 4 का 8 से गुणा 32 का 2 हो गया, हासिल का 3 हो गया, 4 का 2 से गुणा 8 हासिल का 3, 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 मिलकर के है ना 5 हो गया। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल प्रॉफिट कितना है सर? 4% लाभ है। तो मैं इस 4% लाभ को यहां पर बीच में लिखना चाहूंगा। तो ये एग्जैक्टली वही चीज हुई जो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने सीखा था। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए हम लोगों को करना क्या है सर? हमें तिरछा घटाना है। क्या करना है सर? तिरछा घटाना। और जैसा मैंने उन शब्दों की बात की थी, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़े में से छोटा मान आपको घटाना है और तिरछा लिखना है। अब मुझे बताइए, बड़े में से छोटा घटाना, बताओ बड़ा कौन और छोटा कौन है? आप कहेंगे साहब प्लस का 11 बड़ा है और प्लस का 4 छोटा है। तो बड़े में से छोटा घटाया तो ये 7 हो गया सर। ठीक है, अब चलिए यहां पर तिरछा घटाने की बात कर रहा हूं। अच्छे से और गंभीरता से इसको सीखना और समझने का प्रयास करना। बड़ा कौन छोटा कौन? तो बड़ा, प्लस का नंबर हमेशा बड़ा है, माइनस का नंबर हमेशा छोटा है। तो बड़ा कौन है? प्लस का 4 बड़ा है, और उसमें से आप घटा किसको रहे हो? माइनस के 5 को। ये विशेष रूप से ध्यान देना, हम लोग यहां पर क्या गलती कर देते हैं? ऐसा तिरछा घटाते हुए 1 लिखने की गलती कर जाते हैं। ये नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं बड़े में से छोटे को घटाना, बड़ा आपका पॉजिटिव है ना, तो प्लस के 4 में से आप घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं? माइनस के 5 को घटा रहे हैं। ठीक है जी। और जब आप यहां पर 2 चिन्ह आपके पास में है, माइनस और माइनस का निशान, तो माइनस और माइनस के चिन्ह का गुणा क्या होगा? प्लस का हो गया। तो प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया सर? 9 हो गया। तो ये मैं यहां पर 9 लिखूंगा। वापस से इसको समराइज करते हैं। देखिए तिरछा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर दोनों प्लस के नंबर है, क्योंकि ये संभावना लाभ आने वाले प्रश्नों में रहने वाली है, दोनों अगर प्लस में है तो घटाने का मतलब वास्तव में घटाना है। लेकिन अगर एक प्लस का है, जैसे प्लस का 4 हुआ है, और दूसरा माइनस का है, -5 है, तो एक प्लस का दूसरा माइनस का है, घटाने का मतलब जोड़ना हो गया। ठीक है, हम घटा रहे हैं, लेकिन चूंकि माइनस और माइनस का गुणा, वापस से ध्यान देना, प्लस होता है तो वो जुड़ा जाएगा। तो दोनों प्लस के होने पर घटाने का अभिप्राय घटाने से ही रहेगा, और एक प्लस का एक माइनस का होने पर घटाने का अभिप्राय वस्तुतः जोड़ने से रहेगा। तो 7 और 9 का अनुपात हो जाएगा। चलिए सर, ये जो अनुपात रहेगा लाभ हानि के प्रश्नों में, ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का अनुपात रहने वाला है, और हमारा प्रश्न क्रय मूल्य के लिए ही हल होगा, और आने वाला हमारा परिणाम भी क्रय मूल्य का ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दिमाग में आ गया। क्योंकि बेस प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो क्रय मूल्य के लिए प्रश्न हल किया जाएगा। अगर यही प्रश्न हमारा साधारण ब्याज के लिए होता, तो साधारण ब्याज यानी ब्याज लिया और दिया किस पर जाता है? मूल धन पर लिया दिया जाता है। तो इसका मतलब जो आने वाला अनुपात होगा वह मूल धन का अनुपात रहने वाला है। ठीक है सर, तो चलिए फिलहाल यहां पर लाभ हानि के प्रश्नों में क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। हमें क्या पूछा गया सर? 11% लाभ पर जो वस्तु बेची गई उसका क्रय मूल्य कितना है? 11% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो चलिए हमारा क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है 12,800। बताइए सर इसमें कौन कौन है? इसमें दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है, और जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो पहली वस्तु के लिए 7 अनुपात और दूसरी का 9 हिस्सा, 9 अनुपात शामिल है। तो 7 और 9 मिलकर कितना हो गया सर? 16, यानी कुल दोनों वस्तुओं के अनुपात के बराबर है। हमारा प्रश्न कह रहा है 11% लाभ पर जो वस्तु बेची जाती है उसका क्रय मूल्य, और 11% लाभ पर बेची जाने वाले के लिए क्रय मूल्य का हिस्सा, उसका अनुपात कितना बना? 9 बना। तो मुझे क्या करना होगा सर? इसका 9 से गुणा करना होगा। तो चलिए इसको मैं हल कर लेता हूँ। 16 का पहाड़ा लगा देते हैं। 16 का पहाड़ा 8 बार लगेगा सर, है ना। 16 8 128, 8 बार काट लिया, गुणा कर दिया, और 8 और 9 का गुणा कितना हो गया सर? 7,200 रुपये। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ आई होगी, और निश्चित रूप से आई होगी। चलिए सर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, और कौन कौन विद्यार्थी है ना, जिनमें दम है इस प्रश्न को हल करने का। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18,000 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। वापस 2 आर्टिकल हैं, कुल मूल्य 18,000। पहली वस्तु को 15% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य समान पाए जाते हैं। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई, यहां पर होने वाले सौदे में पूरा लाभ नहीं है, जैसे पिछले प्रश्न में। देखिए शुरुआत तो वही है, पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने क्या लिखा था? 2 वस्तुओं के
क्रय मूल्य की बात हम लोगों ने की थी, है ना। तो यहाँ पर भी बात वापस से वही करता हूँ सर आपसे कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर भी पिछले प्रश्न की तरह 18,000 रुपये हमें दे रखा है। पहली वस्तु पर हानि दे रखी है 15% की, दूसरी वस्तु पर लाभ दे रखा है 19% का। देखो यहाँ तक का प्रश्न और पिछला जो प्रश्न है हमारा वो सेम था, ठीक है। कुल क्रय मूल्य था, पहले पर 5% की, दूसरी पानी, लेकिन पिछले प्रश्न में ओवरऑल प्रॉफिट आपको दे रखा था, है ना, पूरे सौदे में होने वाला लाभ था। लेकिन जब आप इस प्रश्न की बात करते हैं तो क्या हो रहा है कि जब ऐसा होता है कि पहले को 15% की हानि पर, दूसरे को 19% लाभ पर बेचें, तो हमारा प्रश्न कहता है उनके विक्रय मूल्य समान पाए जाते हैं। यानी सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है, बेचने का भाव है, वो दोनों का एक जैसा पाया जाता है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना, क्योंकि यही चीज हमारे लिए काम की है, विक्रय मूल्य का समान होना। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपने मेरी पिछली क्लास ली है तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं उसको एक बार वापस से थोड़ा सा जल्दी से दोहरा देता हूं कि वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 के बराबर होता है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखें, क्रय मूल्य बेस प्राइस है, हमेशा 100 के बराबर होगा, क्लियर है। लेकिन विक्रय मूल्य कभी भी 100 के बराबर नहीं होगा। लाभ होने पर जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो 100 में जुड़ेगा, ठीक है, और हानि होने पर विक्रय मूल्य 100 में से घटेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। चलिए यहां पर मैं उस विक्रय मूल्य की बात फिर से कर लेता हूं, क्योंकि जब वस्तुएं बेच रहे हैं सर और प्रश्न कहा विक्रय मूल्य समान पाए गए, अब विक्रय मूल्य हुआ कितना ये आप देखें तो पहली पर जब 15% की हानि है सर, पहली पर क्या है 15% की हानि, और जब 15% की हानि होगी इसका मतलब 100 में से 15 घटेगा, तो क्या होगा सर, ध्यान दीजिए, पहली के विक्रय मूल्य का मतलब हुआ ए का 15 घटाने पर, है ना सर, 15 घटाते हुए विक्रय मूल्य ए का 85% बराबर, विक्रय मूल्य बराबर है किसके, दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचने पर। और जब 19% का लाभ हुआ इसका मतलब क्या, 100 में 19 जोड़ेंगे, और जब 100 में 19 जोड़ेंगे तो बी का कितना हो जाएगा सर, 119%। तो सबसे टेक्निकल जो चीज है इस प्रश्न की वो यही है, ठीक है। 15% हानि का मतलब है 100 में से 15 घटाते हुए 85% हो गया। 19% लाभ का अभिप्राय 100 में 19 जोड़ते हुए 119% हो गया। अब यहां ध्यान देना, एक गलती और हो जाती है हमसे, क्या हो जाती है सर, ए और बी वस्तुओं को मान लेते हैं हम, ए और बी वस्तु नहीं है, यहाँ पर ए और बी उन वस्तुओं के क्रय मूल्य है ना, जो हमने संकेत रूप में ए और बी लिखा है। क्योंकि देखिए सर, मेरे हाथ में अगर ये पेन है और मैं कहता हूं ये पेन जो है 50 रुपए का है और मैंने इसको 45 रुपए में बेचा है, हानि हो रही है 5% की, 10% की, जो भी है, तो मुझे बताइए अगर मैं इसको कहता हूं 10% की हानि पे बेचूंगा तो हानि का मतलब क्रय मूल्य पर हानि है, न कि उस वस्तु की मात्रा पर हानि है। ये ध्यान देना, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भाई इसको जो है काट करके 10% हिस्सा आपको बेच रहा हूं। हम अगर हानि की बात कर रहे हैं तो अगर ये 50 रुपए का है, 10% की हानि है, तो मैं इसको 45 में बेच रहा हूं, तो जो ए और बी वस्तुएं नहीं है उन वस्तुओं के क्रय मूल्य है, इसको ध्यान देना। अब चलिए सर, यहां से ए और बी का अनुपात लेते हैं, और जैसे कि हमें जानकारी है कि जब ए और बी का अनुपात लिया जाएगा तो जो संख्याओं का क्रम उलट करके लिखा जाएगा, उल्टे क्रम में 119 और 85 ऐसा क्रम आपका लिखा जाएगा सर, ठीक है। इसको हम लोग सरल कर सकते हैं, 17 के पहाड़े से काटते हुए 7 बार, 17 के पहाड़े से काटते हुए 5 बार, और ये जो ए और बी का अनुपात बन करके आ गया है। और ध्यान दीजिए, ये आने वाला अनुपात वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये वस्तुओं का नाम नहीं है, ये वस्तुओं का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसका अनुपात है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज दिमाग में आई होगी, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस वही है, जब आपने अनुपात में बदल दिया, हमारा पूरा खेल 18,000 पर खेला जाएगा। 18,000 में दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य है, और दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य होने का मतलब पहले का 7 हिस्सा भी है और दूसरे का क्रय मूल्य 5 हिस्सा भी है, ठीक है। तो 7 और 5 12 के बराबर है, तो 18,000 12 के बराबर हो गया। प्रश्न ने क्या कहा, 15% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, और जो 15% हानि पर बेची जाएगी, ठीक है ना, उसका मतलब 85% से हो गया 15 घटाने पर। इसका मतलब मुझे ए यानी उस वस्तु के क्रय मूल्य की बात करनी है,
जिसका क्रय मूल्य ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, यानी ए के लिए आने वाले अनुपात मुझे 7 से गुणा करना है। तो चलिए सर इसको हल कर लेते हैं। 12 के पहाड़े से 12 एकम 12, 6 बचा, 12 पंजा 60 डबल 0 और 15 का 7 से गुणा कितना हुआ 105 डबल 0, यानी 10,500 रुपये। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके दिमाग में आ गया। और ऑप्शन की अगर बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर है। देखिए दोनों में अंतर है। लैंग्वेज के अंदर जो पिछला प्रश्न डिस्कस किया था उसमें पूरे सौदे में होने वाला लाभ था, और यहाँ पर पूरे सौदे में होने वाले लाभ के स्थान पर विक्रय मूल्य के समान होने की बात आपका प्रश्न करता है। ठीक है, शुरुआत आपकी बदली हुई है, लेकिन अनुपात आने के बाद में आपका उसी प्रोसेस के अंदर है ना, किस प्रकार से आप क्रय मूल्य की बात करते हैं जो हमने पिछले प्रश्न में किया था, उसी प्रकार से अनुपात के आधार पर बंटवारे वाला जो प्रोसेस है हम लोगों ने अपने प्रश्न का उत्तर दिया। वापस यहाँ पर जो दिक्कत आपको आ सकती है ए और बी, ये न तो वस्तु के विक्रय मूल्य है न वस्तुओं के नाम है, ये ए और बी यानी आने वाला अनुपात उन वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात रहेगा। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। चलिए सर अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज दो वस्तुओं प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2400 है। देखिए दो वस्तुएं हैं और उन दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य की बात की जा रही है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ₹2400। हमारा प्रश्न कह रहा है पहली वस्तु पर 15% का लाभ है, ठीक है, और दूसरी वस्तु पर क्या है, दूसरी वस्तु पर 15% की हानि है। पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि है, यानी फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, लाभ लॉस परसेंट। ये प्रश्न हमारा क्या कहना चाह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ₹2400, दो वस्तुएं बेचेगी दोनों का। पहली पर प्रॉफिट हो रहा है 15% है ना, और दूसरी पर लॉस हो रहा है 15%। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ध्यान दीजिए भाई, तरीके तो हैं हमारे पास में, फॉर्मूले भी हमारे पास में है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली चीज है 15% लाभ और 15% हानि। देखिए ये कब अप्लाई करने की बात कर रहा हूं, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होने की बात कर रहा हूं। ध्यान दें यहां पर हम इस ऑप्शन से न लाभ न हानि इससे प्रभावित नहीं होंगे। दो अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, मैं उनको भी साथ में यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं कहता हूं कि क्रय मूल्य है ना दो वस्तुओं के समान है, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूं, और एक पर प्रॉफिट हो रहा है 15% और दूसरे पर लॉस हो रहा है 15%, तो ऐसी स्थिति में न लाभ होगा न हानि होगी, न लाभ न हानि। इसको ध्यान देना अगर क्रय मूल्य बराबर है तो। लेकिन क्रय मूल्य के स्थान पर अगर विक्रय मूल्य समान है और होने वाला लाभ का परसेंट और होने वाला हानि का परसेंट अगर प्रतिशत में बराबर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में सौदे में हमेशा हर स्थिति में हानि होती है, और हानि हमेशा x²/100% के बराबर होती है। ध्यान दीजिए जो कहा हम लोगों ने, मैं वो बात कर लेता हूं। देखिए मैं यहां पर ये चीज लिखना चाहता हूं, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, समान है, कॉमा लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत भी समान है, लाभ परसेंट एवं हानि प्रतिशत भी समान है, तो पूरे सौदे में सदैव, यानी हर बार हर स्थिति में सदैव x²/100% हानि होती है। इसको विशेष रूप से ध्यान देना, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब विक्रय मूल्य का समान होना है, और उस विक्रय मूल्य के समान होने के साथ में लाभ का प्रतिशत और हानि का परसेंट भी समान है, तो हर स्थिति में हानि हो जाएगी और x²/100% हो जाएगा। और अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो x²/100 का मतलब किससे हो गया सर, 15 × 15/100 से हो गया सर, क्योंकि x का मान क्या है सर 15 है, क्योंकि 15% ही लाभ है और 15% ही हानि है।
तो 15 गुणा 15/100 और 15 गुणा क्या होता है 225 और 100 का भाग देना है तो पीछे से 2 अंक गिन करके दशमलव लगाना है। तो 2.25% हानि ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। चलिए सर आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो ये बात कर दी कि x²/100% हमेशा हानि, जब सौदे में लाभ का परसेंट और हानि का परसेंट समान है। तो अगर इन केस यहां पर लाभ का परसेंट कुछ और होता, हानि का परसेंट कुछ अलग होता, यानी लाभ हानि का परसेंट अगर समान नहीं है तो क्या होगा। तो चलिए उस प्रकार के एक प्रश्न को हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, दो वस्तुओं प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2000 है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ₹2000 ईच, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2000। पहली वस्तु पर 30% का लाभ है और दूसरी पर 10% का हानि है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस ऑफ 10% ऑन सेकंड आर्टिकल की बात कर रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ या हानि हुई। देखिए अब विक्रय मूल्य तो समान हो गया सब, ठीक है ना। एक बात, लाभ का और हानि का प्रतिशत अगर अलग अलग हो गया तब हमारे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा। देखिए सर यहां पर हम लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। हो सकता है आप भी जो सामने बैठे हैं, जो देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि क्या हम लोगों ने, देखो अधिकांश के अंदर क्या होता है सर, 100 है 30%, जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ इसको ध्यान देना, लिखना मत अगर कोई लिख रहा है तो। 100 है 30% लाभ है, हम पहुंच गए 130 पर, ऐसा 10% एरो डायग्राम को करने का हम प्रयास करते हैं और अपने प्रश्न का आंसर 17% दे देते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम में से कुछ विद्यार्थी इसको x - y - xy/100 इस फॉर्मूले से करेंगे और इस फॉर्मूले से भी आपके प्रश्न का उत्तर हमें गलत प्राप्त होगा। यहां से भी आपका आंसर 17% जो नहीं होगा सर। तो चलिए फिर क्या करना चाहिए सर मुझे इस प्रश्न के लिए। देखिए वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य, ठीक है ना, 2000 है, यानी विक्रय मूल्य कैसा है सर हमारा, विक्रय मूल्य समान है। बात समझ में आ गई या नहीं आई। तो चलिए सर ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य समान होने की बात कर रहा है और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक प्रश्न किया था जिसमें 15% की हानि और 19% का लाभ और विक्रय मूल्य समान। तो 15 घटाया था 100 में से, 19 जोड़ा था 100 में और दोनों को बराबर किया था। तो ठीक ठीक वही काम हमको यहां पर करना होगा। 30% लाभ है सर, इसका मतलब 30 जोड़ दें, और 10% हानि है, इसका मतलब 10 घटा दें और 90 कर दें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो स्थिति आ रही है, ए का 30% लाभ यानी 30 जोड़ने पर 130% और बी का 10% हानि 10 घटाने पर 90%, और आपस में कैसा है सर, ये बराबर है। मैं उम्मीद करता हूं ये दिमाग में आया होगा क्योंकि विक्रय मूल्य समान है और विक्रय मूल्य 100 के बराबर नहीं है, लाभ जुड़ गया हानि घट गई। अब यहां से हम लोग ए अनुपात बी की बात करते हैं, और जब ए और बी के अनुपात की बात करते हैं तो क्रम क्या रहने वाला है, क्रम उल्टा रहने वाला है, और उल्टे क्रम में 90:130, ए अनुपात बी उल्टे क्रम में 90:130 का अनुपात हो गया। तो चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 0 से, अच्छा चलो जाने दो सर, इसको जो हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ए बी का अनुपात। और ये ए और बी क्या है सर, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है। अब जब मुझे क्रय मूल्य पता लग गया तो मैं एक टेबल की बात आपसे करूंगा सर। ये पहली वस्तु हो गई हमारी, ये दूसरी वस्तु हो गई, है ना, ये दो वस्तुएं हो गई। यहां पर या वस्तुएं हम लोग ऊपर की ओर ले लेते हैं, ठीक है ना, उससे कैलकुलेशन समझने में और समझाने में दोनों में आसानी रहेगी मुझे। ये पहली वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रय मूल्य लिखता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य, ठीक है। हमारे पास में 90 और 130, ये किसका अनुपात आया, ये क्रय मूल्य का अनुपात आया। तो पहली का क्रय मूल्य हमारा 90 रहा, दूसरी का क्रय मूल्य हमारा 130 रहा, ठीक है सर, 90 और 130। अब ध्यान दो, ये तो क्रय मूल्य आ गया। अब जो प्रश्न कहता है वो काम मुझे करना है। प्रश्न ने क्या कहा, पहली वस्तु पर 30% का लाभ हुआ, तो पहली वस्तु पर 30% लाभ मुझे जोड़ना है, ठीक है ना। ये 30% किसका है, 90 का, गणना मुझे करनी पड़ेगी।
और 90 का 30%, 9 तिया कितना हुआ सर 27। 90 में जब 27 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया सर 117 हो गया। इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। और जो चूंकि विक्रय मूल्य समान है तो दूसरी के लिए भी विक्रय मूल्य वही समान 117 होगा। ठीक है, परीक्षा के अंदर दूसरे को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके पास में समय है, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब हमने कहा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि है, तो अगर मैं यहां से 10% की हानि निकालूंगा, 130 का 10%, 130 गुणा 10/100 कितना होगा सर 13। तो जब मैं इसमें से 130 में 13 घटाऊंगा तो भी 117 ही तो आएगा। यानी किसी भी एक कैलकुलेशन को जो आप आसानी से जल्दी से हम लोग कर सकें, उस एक कैलकुलेशन को आपको करना है। वापस ध्यान दीजिए, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, क्रय मूल्य जो आपका अनुपात था, उस अनुपात के आधार पर मैंने क्रय मूल्य 90 130 लिख दिया। पहली पर 30% का लाभ हुआ, यानी 90 का 30%, 27 जोड़ने पर 117, 130 का 10% 13 घटाने पर 117। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ओवरऑल टोटल की बात करता हूं मैं। टोटल कितना हुआ सर क्रय मूल्य 90 और 130 जोड़ने पर 220 रुपया और क्रय मूल्य हो गया। और इसी क्रम के अंदर विक्रय मूल्य की बात करूंगा तो विक्रय मूल्य 117 जोड़ने पर कितना हुआ 234 हो गया। तो मुझे बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं को 220 में खरीदा, विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं को 234 रुपए में हम लोगों ने बेच दिया। तो बताइए प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है 14 रुपए का, है ना भाई। 220 और 234 को घटाने पर 14 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है 220 रुपए पर, और गुणा कितना कर दें 100 से गुणा कर दें। ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया सर, 2 के पहाड़े से 11 बार, 2 के पहाड़े से 7 बार, 7 और 10 का गुणा कितना है 70/11। और जब 70/11 की बात हो रही है तो 11 का भाग 11 छंग 66, ठीक है 4/11, तो 6 सही 4/11%। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया और ये लाभ है, प्रॉफिट है। ठीक है सर, तो कहाँ है अपना उत्तर 6 सही 4/11, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर है। और बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिस समय जिस दिन ये परीक्षा के अंदर प्रश्न होगा तो लगभग 70 से 80% विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करने की स्थिति में रहेंगे। और चूंकि आप लोगों ने अच्छे से अगर इसको समझ लिया है तो आप उनसे एक कदम आगे रहेंगे, ये बात तय है सर। और रही बात तरीकों की, अगर मैं इस प्रश्न को तरीके से करवाता तो लगभग ये 1 से सवा पेज का ये आपका प्रश्न बन जाता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको सीख लिया, समझ लिया। हम अगर चाहें तो सीधा हम टेबल पर ही आ सकते हैं सर। जो पहले पर 30% का लाभ है, 30 को जोड़ते हुए पहले पर, वापस ध्यान देना मैं अपने शब्दों के ऊपर जोड़ दे रहा हूं, पहले पर 30 जोड़ते हुए जो 130 आएगा उसको टेबल में दूसरे नंबर पर लगाना है। ठीक है, और दूसरे पर जो 10% की हानि है 10 घटाएंगे 90 आएगा, उसको टेबल में पहले नंबर पर लगाना है। तो आप इसी पोर्शन से बच जाएंगे सर, ठीक है ना। और जब उसने लगा दिया, अभी लगाएंगे कैसे, उसके लिए मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बता दिया था। ठीक है, ये पहले पर या दूसरे पर जो भी लाभ का परसेंट हानि का परसेंट है वो एक कैलकुलेशन कर लें और दूसरा रिजल्ट आप अपने आप लिख दें, क्योंकि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसे हैं समान है। और दोनों का क्रय मूल्य 220, दोनों का विक्रय मूल्य 234। क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, सौदे में फायदा होना है, लाभ होना है। 14 रुपए का लाभ 220 पर गुणा 100, और ऐसा करते हुए 6 से ही 4/11%। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि भाई ये सारे के सारे जो है प्रश्न आज की क्लास में बहुत बढ़िया से प्रश्न थे और अपने पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए और बड़े दमदार और धमाकेदार अच्छे से प्रश्न थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को आपने समझा होगा, सीखा होगा। और निवेदन ये करूंगा कि आप जो है प्ले स्टोर से ये जो ऐप है भावेश मेस, आप इसको भी है ना डाउनलोड कर लें उसको, और उसी ऐप के ऊपर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं है ना, कुछ दिनों के बाद में जैसे सप्ताह भर का 10 दिन का अपना सिलेबस हो जाता है, पाठ्यक्रम हो जाता है, तो वहां पर एक टेस्ट क्रिएट होने वाला है जो भी आप निःशुल्क है ना उस टेस्ट को आप दे सकते हैं। और उसका सॉल्यूशन वापस से जो है आपको यूट्यूब के हमारे इस चैनल मैथ्स बाय भावेश सर, ठीक है, इसके ऊपर जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर से मेरा निवेदन कि आप यूट्यूब के ऊपर मैथ्स बाय भावेश सर, आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें, मोटिवेट करें, उनको शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात करने वाले हैं।
और अगली क्लास के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे। समय याद रखें, ठीक रात को 9 बजे। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।